अगर मान लीजिए रिजर्वेशन ना होती तो हमें कास्ट किसी की पूछने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। हमारे गवर्नमेंट जॉब्स में एक बात बोली जाती है कि इसको ज्वाइन करना जितना मुश्किल है उससे ज़्यादा मुश्किल है इससे आपको निकाल पाना। रिस्क टेकिंग एपेटाइट जो है वो बहुत कम है उनका। इंडिया के लोग चाहते हैं कि हमको एक स्टेबल जॉब मिले, और स्टेबल जॉब की जहाँ भी बात आती है वहाँ पे हमको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब दिखती है। हो क्या रहा है कि मान लीजिए मैं एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे दादाजी हैं, उन्होंने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए। मेरे पिताजी ने भी रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया और वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए। फिर मैं भी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहा हूँ और मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन रहा हूँ। यहाँ पे गड़बड़ आ रही है। देखो, चिल्लाने से ना कभी कोई फर्क पड़ा है और ना पड़ेगा, बट आफ्टर 75 years ऑफ आवर फ्रीडम वी आर स्टिल डेवलपिंग कंट्री। ऐसा क्यों? डेवलपिंग कंट्री को डेवलप कंट्री में पहुंचाने के लिए ना एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। सो देयर मस्ट बी सम फ्लॉज इन आवर एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि अगर हम अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, अच्छे लॉयर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, सो क्या रीजन है? क्या पॉपुलेशन रीजन है? क्या रिजर्वेशन रीजन है? रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जनरली कोई बात नहीं करना चाहता, बिकॉज नेता लोग इसको सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज करते हैं। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो बस एक हथियार उठा लेते हैं कि हाँ रिजर्वेशन, उसके अलावा सब इसके बारे में भूल जाते हैं। बट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ध्यान देना चाहिए। रिजर्वेशन रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, क्या इसमें अमेंडमेंट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, सबके बारे में बात की है इस पॉडकास्ट में। प्राइवेटाइजेशन जिसको लोग बहुत गलत तरीके से लेके जाते हैं, जिसके ऊपर लोगों के अलग अलग माइंडसेट होते हैं। बट क्या है प्राइवेटाइजेशन और इससे हमें फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? सो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स लिए गए हैं इस पॉडकास्ट में, एंड आई जस्ट होप कि आपको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिले, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मिले, बहुत कुछ एजुकेशनल मिले। एटलीस्ट आपका माइंडसेट एक ब्रॉड वे में खुल जाए, आप सोच सको काफी तरीके से। So hello sir, first of all thank you so much for coming. थैंक्स टू यू कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट पॉडकास्ट, सो थैंक यू सो मच। हमारे जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनकी पोटेंशियल अच्छी नहीं है या फिर वो अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते? फर्स्ट क्वेश्चन ही सीधा ही टीचर्स पे टारगेट आपने किया है। सो हाँ, बात आपकी ठीक है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। बट इसका थोड़ा सा आप मुझे बेस बताइए, किस बेस पे आप ये कह सकते हैं कि टीचर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मैं तो ऐसे काफ़ी टीचर्स को जानता हूँ जो कि नेशनल अवार्ड भी जीतते हैं, जिनके स्टूडेंट्स का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है, जिनके स्टूडेंट अबव 95% मार्क्स भी ले लेते हैं। और जो पासिंग परसेंटेज है वो 100% तक भी रहती है टीचर्स के स्टूडेंट्स की बेसिकली। तो आप किस बेस पे आप ये कहते हैं कि टीचर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? वो बेसिस आपका बताएगा कि मैं क्या आंसर दे सकता हूँ। ठीक सर, जैसे अपन लोग जैसे रिसेंटली देखते हैं कि ऑन सोशल मीडिया काफ़ी रील्स वायरल्स होते हैं कि टीचर्स को नेम भी स्पेल करना नहीं आता है, समटाइम्स स्पेलिंग लिखना भी नहीं आता है। हाँ, तो अब मैं आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ पाया जी, आप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो वीडियोस आते हैं बेसिकली, जो हमारा मीडिया है, मीडिया हाउसेस जो हैं वो क्या करते हैं, गलत चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। आप इससे सहमत होंगे कि मोस्टली जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं वो अच्छी चीज़ों पे टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ों पे टारगेट करेंगे तो वो न्यूज़ नहीं बनेगी। न्यूज़ कौन सी बनती है कि 100 में से क्या हज़ारों में से एक टीचर उनको ऐसा मिल गया जो कि थोड़ा सा अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा, या फिर किसी भी तरह से उसकी ज्वाइनिंग हो गई बट वो इतना नॉलेज नहीं है। आपको पता है कि हमारे इंडिया में कितना रिश्वत भी चलती है, सब कुछ चलता है, मल्टीपल मेथड्स हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना टारगेटेड फील्ड है वो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से बाय चांस कहीं 1-2 केसेस, 3 केसेस, 4 केसेस ऐसे मिल जाते हैं, तो मीडिया उन्हीं के पास जाके उनको हाईलाइट करता है और उन्हीं को ज़्यादा शोकेस किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखिए, अभी टीचर्स डे गया है, हर टीचर्स डे पे लगभग 100 टीचर्स को टीचर ऑफ द नेशन, बेस्ट टीचर्स ऑफ द नेशन का अवार्ड दिया जाता है। उनको आप ब्राउज कीजिए, वो न्यूज़ भी नहीं बनता उन 100 टीचर्स के बारे में दिखाया भी नहीं जाता। तो ये एक विडंबना है। जो हमारा फोर्थ पिलर है, मीडिया हाउसेस जो हैं वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को टारगेट करते हैं, और जो कमियां हैं, देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर आपको सिर्फ नेगेटिव दिखाया जाएगा तो आपको यही लगेगा कि बहुत कमियां हैं। जो पॉजिटिव सिक्के का पहलू है वो हमको नहीं दिखाया जा रहा। ओके सर, एक चीज़ और है कि अभी आपने बोला कि जैसे ना करप्शन के थ्रू भी काफ़ी टीचर्स जाते हैं गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, मतलब कुछ भी करते हैं। सो क्या सर्कमस्टेंसेज हैं, क्यों इतना करते हैं लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए? देखिए, इस पर भी मेरा एक वीडियो है, जैसे शायद आपने देखा हो, अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट में बेसिकली यही है कि इंडिया के लोग, आप
रिस्क टेकिंग एपेटाइट जो है वो बहुत कम है उनका। इंडिया के लोग चाहते हैं कि हमको एक स्टेबल जॉब मिले, और स्टेबल जॉब की जहाँ भी बात आती है वहाँ पे हमको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब दिखती है। तो गवर्नमेंट जॉब सिर्फ टीचिंग फील्ड में नहीं, मल्टीपल फील्ड्स में। आप देखिए एक चपरासी की पोस्ट के लिए ग्रुप डी की जो पोस्ट है, जिसका कि वेतन ही 20-25 हज़ार के करीब है, लेकिन वो परमानेंट है, उसको निकाला नहीं जा सकता इजीली। हमारे गवर्नमेंट जॉब्स में एक बात बोली जाती है कि इसको ज्वाइन करना जितना मुश्किल है उससे ज़्यादा मुश्किल है इससे आपको निकाल पाना। कोई आपको निकाल नहीं सकता इजीली गवर्नमेंट जॉब से। सो दैट्स वाई ये जो स्टेबिलिटी का इशू है कि स्टेबल जॉब हमें चाहिए, इस वजह से हमारे जो यूथ है, या ये कहें कि यूथ से पहले वाले भी लोग 5-5, 10-10 साल देने को तैयार हैं कि हम तैयारी करें आईएएस की, या फिर चपरासी के लिए भी 10-10 साल देने के लिए तैयार हैं लोग कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बस। गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो उससे क्या होगा कि आपकी अच्छी खासी जगह एक शान और शौकत होगी अपने एरिया में, और दूसरा आपको शादी हो जाएगी आपकी। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे ज़्यादा मारा मारी है। बट मैं बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट मैं ये कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में भी जो पहले होता था कि आप खाली बैठ के आराम कर लेंगे, आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए आपको कोई निकालेगा नहीं, अब वैसा नहीं है। अब आपको गवर्नमेंट जॉब में है तो भी आपको उतना ही काम करना पड़ेगा जितना आप प्राइवेट जॉब में करते हैं। और अब ये गवर्नमेंट जॉब परमानेंट नहीं रही है। कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा रेजोल्यूशन पास किया है कि बेस्ड ऑन आपका जो कार्य है, आप जो काम कर रहे हैं, अगर उसमें आप 100% नहीं दे रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब से भी निकाला जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है। ओके, सो ये चीज़ सिर्फ टीचर्स के लिए है या फिर हर गवर्नमेंट जॉब में? हर गवर्नमेंट जॉब के लिए। आप सर्च कीजिएगा। ओके, मुझे रेजोल्यूशन का नाम ध्यान नहीं है क्या रेजोल्यूशन पास हुआ था, बट वो रेजोल्यूशन ये कहता है कि गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट अ परमानेंट जॉब नाउ। कोई सेक्शन 11 है शायद, आई डोंट नो, इतना मुझे ध्यान नहीं है। आप उसको सर्च कीजिएगा तो उसका एक स्क्रीनशॉट हो सके तो हम लगा सकते हैं इस कन्वर्सेशन के बीच में। ओके, हाँ, मैं सर्च करके लगाऊंगा। ठीक है सर, एक चीज़ तो फिर तो प्राइवेटाइजेशन को अपन सही बोल सकते हैं जो कि अभी हो रहा है रिसेंटली, आपके क्या माइंडसेट है उसके ऊपर? प्राइवेटाइजेशन पे आप ओपिनियन जानना चाह रहे हैं तो मेरा थोड़ा अलग ओपिनियन है। लोग ऐसे प्राइवेटाइजेशन को ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट में लेते हैं कि पता नहीं प्राइवेटाइजेशन मतलब देश बेच दिया, ऐसा वर्ड हमको सुनने को मिलता है कि देश बेच दिया हमने कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। गवर्नमेंट का काम, मेरे एक फ्रेंड हैं आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, वो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, तो उनकी एक कहावत थी, उनका एक कहना था कि गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो काम करना जो कि पब्लिक अपने आप नहीं कर रही, बट इट इज़ नेसेसरी। मतलब कोई ऐसा काम जो कि देश को ज़रूरत है लेकिन लोग अपने आप नहीं कर रहे, वो काम, उस काम में गवर्नमेंट को आना चाहिए आगे। अब फॉर डिफेंस एग्जैक्टली, जैसे डिफेंस हो गया, तो इस टाइप की चीज़ें जो कि लोग अपने आप नहीं कर रहे, वहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। अब गवर्नमेंट अगर उन कामों में इंटरवीन करेगी जिसमें कि लोग अपने आप करना चाह रहे हैं जो काम, तो उससे क्या होगा, उससे बिना बात का कंपटीशन बढ़ाया जाएगा, बिना बात के रिसोर्सेज लगेंगे, बिना बात पे हम सब्सिडीज़ देंगे, मतलब पैसे का गलत जगह यूटिलाइजेशन हो रहा है, जबकि हमको बेटर जगह पे लगाया जाना चाहिए उस पैसे को। जैसे डिफेंस का आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। डिफेंस में भी अब क्या हो रहा है कि जो मशीन्स वगैरह हैं, अगर वो प्राइवेट कंपनीज बना सकती हैं तो क्यों गवर्नमेंट को उसमें रिसोर्सेज लगाने। तो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट अ बैड थिंग। प्राइवेटाइजेशन वहाँ तक ठीक है जहाँ तक लोग अपना काम, कैपिटलिज्म की हम बात करते हैं, कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म में प्राइवेटाइजेशन इज़ अ पार्ट। और आप ये भी देखें कि गवर्नमेंट, सर थोड़ा मुझे कैपिटलिज्म के बारे में बताओगे, मेरे को नई नॉलेज है थोड़ी सी, प्लीज़। देखिए, दो तरह के विचारधाराएं हैं पूरी दुनिया में, जिसमें कि एक है कैपिटलिज्म, एक है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म क्या बोलता है कि हर इंसान को बराबर मिलना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि कोई अमीर है कोई गरीब है ऐसा क्यों है, नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म का टारगेट ये है बिल्कुल इक्वल सोसाइटी, हर पर्सन बिल्कुल बराबर हो, उसके पास रिसोर्सेज बराबर हो, उसके पास पैसा बराबर हो, उसके पास एक्सेस बराबर हो। बट ये जो सोशलिज्म वाली भावना है, या फिर इसको कम्युनिज्म भी कहा जाता है, तो ये कहाँ तक पॉसिबल है इसके बारे में हम विचार नहीं करते। जितनी भी कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ हुई है, रशिया से शुरू हुआ है, रशिया, चाइना, मल्टीपल सोशलिज्म की लड़ाइयाँ हुई, रेवोल्यूशंस हुए, अल्टीमेटली क्या हुआ, एंड में उनको कैपिटलिज्म पे आना पड़ा। चाइना अपने आप को डेमोक्रेसी बोलता है, वो डेमोक्रेसी तक भी नहीं है आज। इंडिया एटलीस्ट डेमोक्रेसी तो है, जबकि चाइना में जो माओइस्ट विचारधारा है, एक वहाँ के लीडर रहे हैं माओ, MAO, तो उन्होंने रेवोल्यूशन करके वो कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर वो वहाँ पे लीडर बने कि मैं एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाऊंगा, सबके पास बराबर रिसोर्सेज होंगे। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, वो आज आप देख रहे हैं। कोई भी सोसाइटी में कम्युनिज्म काम नहीं किया, सोशलिज्म काम नहीं किया, अल्टीमेटली उनको कैपिटलिज्म की तरह ही आना पड़ा, कैपिटलिज्म की तरफ आना पड़ा, क्योंकि कैपिटलिज्म जो है ना, ह्यूमन नेचर के तरह से बना हुआ है। ह्यूमन नेचर जैसा है
कैपिटलिज्म वैसा ही है। तो कैपिटलिज्म में प्राइवेटाइजेशन इज अ पार्ट। सोशलिज्म में आप देखेंगे मोस्टली चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में होंगी, हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के होंगे, एजुकेशन गवर्नमेंट की होगी, हर चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। आप जितना कमाएंगे, आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको वो ज़्यादा जितना आपने कमाया वो सारा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मैं कम मेहनत करूँगा, मैं अपना भी सारा कुछ गवर्नमेंट को दे दूँगा, तो कोई ज़्यादा मेहनत करेगा क्यों? दैट्स वाई सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म थोड़ा सा आइडियलिस्टिक विचारधारा है वो। हाँ सर, लाइक ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि लाइक कैपिटलिज्म में क्या, लाइक हम लोग ये सोचते हैं कि हमें मेहनत क्यों ही करनी है, अगर सबको बराबर ही मिलना है तो मेहनत क्यों करें। और सोशलिज्म में लेकिन अगर कैपिटलिज्म होगी तो हर कोई अपने आप को बेटर करने की, अपने आप को लाइक कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा, अपने आप को बेटर। तो वही मैंने कहा कि ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, वो ग्रीड पे काम करता है, मोटिवेशन पे काम करता है। जब मोटिवेशन नहीं होगी तो आप काम क्यों करेंगे? तो कैपिटलिज्म आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। सर इसी से ना लाइक पता नहीं मेरे को ये छेड़ना चाहिए, वैसे सब कोई इस टॉपिक को छेड़ता नहीं है, लाइक रिजर्वेशन वाला जो सीन है, मैं इस पर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। मैंने बहुत सोचा है लाइक कि ना लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए, बट अगर हटाएंगे तो इससे दंगे ज़्यादा होंगे। बट सर मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, 9-10 तक, या मैं बोलूँगा 11-12 तक भी ना, मेरे को कोई मतलब नहीं था कि मैं कौन सी कास्ट से हूँ, मेरे सामने वाला बंदा मेरे दोस्त कौन सी कास्ट से है, मेरे को कोई मतलब नहीं था। बट मैंने जब जेई का एग्ज़ाम दिया एंड दैट टाइम मेरी बनी 90 परसेंटाइल और मेरे दोस्त की बनी 80 परसेंटाइल, बट मेरा दोस्त मेरे से अच्छे कॉलेज में था। फ्रॉम दैट डे मुझे थोड़ा सा एनवी फील हुआ, मुझे थोड़ा सा जलन, मतलब थोड़ा सा फील हुआ कि ये क्यों है। और उस दिन से शायद मैं थोड़ा उससे ढंग से बात कुछ दिन तक नहीं कर पाया था, बिकॉज मेरे को वही चीज़ दिमाग में घूमती थी कि यार क्यों ऐसा, क्यों ये तो अलग कास्ट का है, मैं ऐसा होने लगा था। तो मेरे को तो ऐसा फील होता है कि ये रिजर्वेशन के चक्कर में ज़्यादा कास्टिज्म ये सब हो रहा है। तो रिजर्वेशन का जो टॉपिक है उससे मैं खुद भी ग्रसित रह चुका हूँ। मैं खुद जो है अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, और जब मैं आपकी उम्र में था तो मुझे भी यही लगता था कि अगर मान लीजिए रिजर्वेशन ना होती तो हमें कास्ट किसी की पूछने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। तो हमें ये लगता है हमेशा कि मैंने तो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, मैंने तो किसी की कास्ट भी नहीं पूछी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा है। रिजर्वेशन अपने आप में एक भेदभाव है ना। बट रियलिटी जब हम देखते हैं ना, तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे आसपास के एरिया में क्या चल रहा है। अर्बन पॉपुलेशन में कास्ट की प्रॉब्लम अभी भी है, लेकिन इतनी नहीं है। जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें कास्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो ये जो रिजर्वेशन वाला जो मेथड है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में अपनाया जा रहा है। ये मेथड एक दो वर्ड होते हैं, एक होता है इक्वालिटी और एक होता है इक्विटी। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। इक्वालिटी में क्या होता है, हम इक्वल रिसोर्सेज देते हैं सबको, इस बेस पे कि सबको इक्वल मिलेगा तो सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। बट ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी की हाइट छोटी है और एक बीच में वॉल है और मेरी हाइट बड़ी है, तो मैं उस वॉल के ऊपर से देख पा रहा हूँ, ठीक है। जिसकी हाइट छोटी है वो उस वॉल के ऊपर से नहीं देख पा रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं, तो उसको हम अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1.5 मेरे पास होगा, 1.5 दूसरे के पास होगा, तो मुझे उसकी ज़रूरत थी नहीं एक्चुअल में, है ना, उस ब्लॉक की। मैं ऑलरेडी दीवार के ऊपर से देख पा रहा था। इस पर एक क्लिप है, वो मैं आपको फ़ोटो आपने देखी होगी, एक इमेज है, वो मैं इसमें आपसे शेयर कर दूंगा। तो जो छोटी हाइट का उसको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है उस ब्लॉक की, है ना। तो दैट्स वाई रिजर्वेशन इज़ बीइंग गिवन कि जो फैमिलीज़ ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाई, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई, जिनके मानसिक ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं हो पाई ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन, ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन, उनको हम एक एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं, एडिशनल रिसोर्सेज दे रहे हैं, ताकि वो भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तक आ पाएँ, इक्वल लेवल तक पहुंच पाएँ जो कि अपर कास्ट वाले पहुंच चुके हैं। तो दैट्स वाई उनको रिसोर्सेज थोड़े ज़्यादा देने की ज़रूरत है। बट होता क्या है, उसमें भी एक पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे कि हम उनको रिजर्वेशन देना बंद कर सकें। हो क्या रहा है कि मान लीजिए मैं एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे दादाजी हैं, उन्होंने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए। मेरे पिताजी ने भी रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया और वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए। फिर मैं भी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहा हूँ और मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन रहा हूँ। यहाँ पे गड़बड़ आ रही है। तो एक पॉइंट हमने डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे आके उस फैमिली को रिजर्वेशन ना मिले। तो क्या होगा कि जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा उन तक बेनिफिट पहुंचेगा जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है। तो ये इसका सोल्यूशन है। इस पर आप एक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को जानते हैं आप? विकास दिव्य कीर्ति, दृष्टि IAS। अच्छा वो ओके, समझ गए? तो नाम ही बता। तो उनका एक पूरा वीडियो है 3 घंटे का, 3.5 घंटे का, रिजर्वेशन के ऊपर। ओके, वो आप रेफर कर सकते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा वीडियो है, काफ़ी डिटेल में वो रिजर्वेशन के ऊपर बात करते हैं। रिजर्वेशन के टॉपिक को कोई इजीली छेड़ता नहीं है,
क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। जो अच्छे लेवल पे हैं, अच्छे रेप्यूटेड लोग हैं, वो तो रिजर्वेशन पे बात करना ही पसंद नहीं करेंगे, बट उन्होंने डिटेल में उस पर बात की 3 घंटे 3.5 घंटे। तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें, अपने ऑडियंस को भी रेफर करें। ओके सर, लाइक इसमें ये भी है ना कि कहीं ना कहीं एक मोरल भी एक पार्ट आ जाता है, लाइक कि अगर आप ऐसा बिलीव करते हो कि नाउ आई एम अ स्टेबल पर्सन और अब मैं अपने बच्चे को बिना रिजर्वेशन के भी करा सकता हूँ पढ़ाई, या फिर वो अचीव कर सकता है बिकॉज मैंने उसको सफिशिएंट एजुकेशन दी है, बहुत अच्छे स्कूल में दिया है, तो एक पर्सनल लेवल पे भी सोचना चाहिए ना एक आइडेंटिटी को। बिल्कुल, बट अभी हम थोड़ी देर पहले ग्रीड की बात कर रहे थे, ह्यूमन वर्क्स ऑन ग्रीड। अब अब मान लीजिए मैं उस लेवल पे हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं है, बट मुझे मिल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो मैं उसको छोड़ूंगा क्यों? क्या दिक्कत है, ले लेते हैं। और ये भी सही है। ओके सर, जैसे अभी ना एक टर्म है जैसे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जिसमें प्राइवेट टीचर्स होते हैं, बट उससे वो फंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के थ्रू मिलता है एंड कुछ पार्ट उसका गवर्नमेंट भी देखती है। सो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए एजुकेशन में भी, लाइक स्कूल्स वाले में मैं बोलूँ? स्कूल्स का मुझे दिमाग में आ नहीं रहा अभी कोई ऐसा एग्जांपल, बट आई थिंक होंगे ऐसे स्कूल्स भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। जब कॉलेजेस लेवल पे है तो स्कूल्स लेवल पे भी ऐसा है। मेरे ख्याल से डीएवी जो स्कूल है उसमें कुछ एड मिलती है उनको, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है वो हाँ डेफिनेटली एक मिडवे है और हाँ काम करता है ये। उसकी भी अलग प्रॉब्लम्स हैं उसकी भी अलग प्रॉब्लम्स हैं। वो खालसा कॉलेज के कुछ प्रोफेसर से मेरी बात हुई, उससे पता चलता है वो भी जैसे बात होती है ना कि 2 नाव पे सवार होना, वो वाली बात है। तो आप हमेशा बीच का रास्ता बहुत बढ़िया नहीं होता। बुद्ध कहते हैं कि हमेशा ही बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, पर आप कभी कभार क्या होता है चॉइस करनी पड़ती है, या तो पब्लिक या प्राइवेट। अब हम बीच का ही रास्ता अपनाएंगे तो वो कई बार क्या होता है कि 2 नाव पे सवार होने वाली बात हो जाती है, तो जरूरी नाव ऐसे चलेगी तो एग्जैक्टली। तो हमें सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए। वन रूल फिट्स ऑल वाला कोई कंसेप्ट है नहीं, एक तरह का रूल हर जगह नहीं लगता, सिचुएशन वाइज हर चीज़ बदलती है। सो अभी लाइक आपने बताया कि इशू होते हैं, बताना चाहोगे 1-2 इश्यूज? ऐसे इश्यूज फंडिंग को लेकर होते हैं। देख लीजिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी कभी सैलरी डिले हुई हो या फिर लेट हुई हो, बट उस केस में बहुत बार होता है। ओके ठीक है सर, अभी नवोदय के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले